the last lecture we studied about the hydrides of different type of elements. सबसे पहले हमने सीखी थी आयोनिक, सलाइन और सॉल्ट लाइक हाइड्राइड्स। उनको सॉल्ट लाइक इसलिए कहते थे क्योंकि जैसे सॉल्ट होते हैं एक आयनिक कंपाउंड्स, वैसे ही वो भी आयनिक कंपाउंड्स होती थी, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में रहती थी। दूसरी टाइप की हाइड्राइड्स हमने जो पढ़ी थी वो थी इंटरस्टिशियल और मेटालिक और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक हाइड्राइड्स। उनको नॉन स्टोइकियोमेट्रिक इसलिए कहा जाता था क्योंकि हाइड्रोजन का उनके अंदर कंपोजिशन वेरिएबल था, स्टोइकियोमेट्री को फॉलो नहीं करते थे। और तीसरे टाइप की हाइड्राइड सीखी थी कोवेलेंट या मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स। अगर बात करें कोवेलेंट या मॉलिक्यूलर में तो तीन टाइप की उसके अंदर पड़ी थी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज और इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स ग्रुप 13 के एलिमेंट्स बनाते थे, जैसे बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, BH3, AlH3। मैंने पढ़ाया था कि BH3 डाइमराइज होके B2H6 बनाना बॉन्ड वाला केस आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं, उसमें वो करता था क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी होती थी। दूसरे हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज पढ़े थे, तो ग्रुप 14 कार्बन फैमिली के एलिमेंट्स बनाते थे, कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उन पे प्रेजेंट नहीं होता था। इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स के बारे में अगर बात करें तो वो बनाते थे आगे 15, 16 और 17th ग्रुप के एलिमेंट्स, नाइट्रोजन की अमोनिया, PH3, फॉस्फीन, वाटर, ये सारे कैसे होते थे? इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स। इसमें इलेक्ट्रॉन रिचनेस होती थी, ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हुए भी इन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते थे, जिसको ये डोनेट कर सकते थे और लुईस बेस की तरह एक्ट करते थे। आइए आज हम लोग सीखेंगे हाइड्रोजन के ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स ऑफ हाइड्रोजन। बेसिकली इसमें तीन तरीके के ऑक्साइड्स आते हैं। सबसे पहला हमारा मोस्ट कॉमन ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन, वाटर। दूसरा, बस हाइड्रोजन की जगह इसका एक आइसोटोप ले लीजिए, हैवी हाइड्रोजन, बन जाता है हैवी वाटर। और तीसरे नंबर पे एक परऑक्साइड H2O2। आज के लेक्चर में हम H2O और D2O के बारे में पढ़ेंगे। एक और लेक्चर H2O2 के लिए होगा और ये चैप्टर वहीं पर खत्म हो जाएगा। आइए H2O और D2O के बारे में सीखना शुरू करते हैं। सबसे पहले H2O क्या होता है? ये वाटर है, सब जानते हैं। इसके स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले वाटर का स्ट्रक्चर, तो अलग अलग फेजेस के हिसाब से ये अलग अलग स्ट्रक्चर शो करता है। तीन फेजेस हम लोग जनरली सीखते हैं। कौन सी? फिजिकल स्टेट्स, एक गैस, दूसरा लिक्विड और तीसरा सॉलिड। सॉलिड फेज में वाटर को आइस बोला जाता है, ठीक है। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बात करें अगर गैसियस फेज की, वाटर वेपर या स्टीम बोलते हैं इसको, इसमें जो एग्जिस्टेंस है H2O का वो होता है, in this H2O is present as discrete molecular units। डिस्क्रीट का मतलब इंडिविजुअल, अलग अलग पाए जाते हैं, दूसरों से उनका कोई भी कॉम्बिनेशन, अटैचमेंट नहीं होता। आइए देखें कैसे। यहां पे लिखता हूं, सपोज ये एक वाटर का मॉलिक्यूल था। ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर होते हैं, ऑक्टेट रूल को फॉलो करता हुआ। अगर बात करें इसमें सेंट्रल एटम ऑक्सीजन के हाइब्रिडाइजेशन की, तो ये आता है sp3। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन विद टू लोन पेयर, इसका जो शेप होता है वो होता है बेंट और एंगुलर शेप। ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है sp3 हाइब्रिडाइजेशन की, तो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 27 मिनट्स होता है टेट्राहेड्रल। लेकिन क्योंकि इसमें लोन पेयर रिपल्शन आता है, तो इस एंगल को थोड़ा सा दबा देता है और ये 104.5 डिग्री रह जाता है पानी में, ठीक है। इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ये अपनी गैसियस स्टेट में। इंडिविजुअल मॉलिक्यूल है, किसी के साथ कोई भी अटैचमेंट शो नहीं करता, ठीक है। सबसे आसान फॉर्म गैसियस। आइए इसके बाद हम देखेंगे इसकी
लिक्विड फॉर्म को कि ये लिक्विड में कैसे एग्जिस्ट करता है, लिक्विड स्टेट। चलिए देखते हैं भाई। सबसे पहली बात, H2O या हाइड्रोजन एक बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी शो करता है जब ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नियॉन के साथ जुड़ा रहे। तो ये फर्दर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जैसे कि फिर से आप एक फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन ले लें और ये एक स्ट्रॉन्ग डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो करेगा जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसकी वजह से ये काफी स्ट्रांगली एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में अच्छा खासा डिफरेंस देखने को मिलता है। चलिए देखें लिक्विड स्टेट में क्या होता है। लिक्विड स्टेट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग काफी एक्सटेंसिव नजर आती है वाटर में और ऐसे इसके साथ खूब सारे पानी के मॉलिक्यूल्स अटैच हो जाते हैं। देख पा रहे इस फॉर्म में ये रहता है एज एन लिक्विड स्टेट। ऐसा कुछ रहेगा, फ्लो कर पाता है आसानी से, हाइड्रोजन बॉन्डेड है, इस वजह से इसकी जो डेंसिटी होती है वो हाई रहती है। क्यों? क्योंकि सारे के सारे अटैच हैं, लूज नहीं पड़ने देते ये लिक्विड को। बेसिकली हाई डेंसिटी क्या होती है, इसकी डेंसिटी 1 ग्राम पर सीसी या 1 ग्राम पर ml मानी जाती है और ये डेंसिटी मैक्सिमम होती है एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री सेल्सियस पे ये मैक्सिमम वैल्यू पर होती है। क्या है आखिर ऐसा 4 डिग्री सेल्सियस पे? अब आइस पढ़ेंगे तो हम लोग रिमाइंड करेंगे उसके पहले, अगर आपने कभी पढ़ा हो कि आइस वाटर पे फ्लोट करती है। क्लास 9-10 का बहुत कॉमन क्वेश्चन हुआ करता था। ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर बनाती है आइस, जिसकी वजह से उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर फैल जाता है, वॉइड्स क्रिएट हो जाते हैं। 4 डिग्री से कम आने पर आइस फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। तो 4 डिग्री से बढ़ाने पर क्या होता है, 4 डिग्री से जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक होने लगते हैं, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स दूर जाने लगते हैं और मॉलिक्यूल्स दूर जाएंगे, डेंसिटी कम हो जाएगी। अगर वाटर ये उसी फॉर्म में है जिसमें ये चीजों को डिसॉल्व करता है, कई बार इसमें ऐसी चीजें जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सके, जैसे एल्कोहल बहुत अच्छे हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाता है क्योंकि इसके पास भी ये ऑक्सीजन से जुड़ी हाइड्रोजन है, तो ये इससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होकर अच्छे से डिसॉल्व हो जाते हैं ऐसे कंपाउंड्स। तो ये होता है वाटर का लिक्विड स्टेट। एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें भी प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से सारे के सारे मॉलिक्यूल्स आपस में अटैच्ड रहते हैं। अगर लिक्विड्स फॉर्म के बाद बढ़े आगे तो हम सीखते हैं इसका सॉलिड फॉर्म या सॉलिड स्टेट, जिसको आइस के नाम से हम कॉमनली जानते हैं, बर्फ। ठीक है भाई। इसकी खास बात क्या है, ये मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच की। और कितने बॉन्ड्स बनाता है ये? 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाता है एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। देखिए कैसे, बहुत एक्सटेंसिव, वाटर में भी एक्सटेंसिव थी, इसकी और ज्यादा एक्सटेंसिव है, मोस्ट एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाएगा। ये रहा HOH। एक और बना दीजिए यहां से, हाइड्रोजन बॉन्ड को डॉटेड लाइन से दिखाएंगे, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। ठीक है, HOH। ठीक है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जो गुब्बारे मैंने बनाए हुए। कहीं सोच रहे हो कि ऑक्सीजन ने टोपी क्यों पहन रखी है। ऐसे ही ये वाला हाइड्रोजन एक O के साथ जो फर्दर जुड़ा होगा 2 H के साथ, ये वाला हाइड्रोजन इस O के साथ ये फर्दर और एक H। बहुत ही ज्यादा एक्सटेंसिव है, मैं बनाने को आऊंगा तो पूरा बोर्ड भर जाएगा। अगर आप इसमें एक चीज को नोटिस कर पा रहे हो तो जब इस टाइप की एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो बीच में देखिए खाली स्पेसेस छूट रहे हैं। तो जब आइस का फॉर्मेशन होता है तो इस टाइप के खाली स्पेसेस बीच में छूट जाते हैं, जो वॉइड्स कहते हैं। वॉइड मतलब एम्प्टी स्पेस। ऐसे वॉइड्स रह जाते हैं और इनकी ही वजह से डेंसिटी आइस की कम हो जाती है, वॉल्यूम बढ़ जाता है, डेंसिटी कम हो जाती है
और इसका रीजन क्या होता है? मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मोस्ट एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है एक वाटर का मॉलिक्यूल। ठीक है भाई, तो ऐसी होती है कुछ सॉलिड फॉर्म, और इसी की वजह से ये पानी पर आप आइस डालें, एक ग्लास में पानी लिया, उसमें आइस के कुछ क्यूब्स डालते हैं तो वो ऐसे तैरते हुए मिलते हैं। ऐसा क्यों होता है? अभी अभी रीजन हम लोग सीख चुके हैं। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। कोई बहुत ज्यादा टिपिकल चीज नहीं थी। आइए इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और ध्यान रखने वाली बात बस इतनी होती है कि वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पर पाई जाती है। ठीक है, चलिए इसके आगे बढ़ते हैं तो हम लोग एक चीज सीखते हैं पोलर नेचर ऑफ वाटर के बारे में। पोलर नेचर ऑफ वाटर। अगर वाटर का शेप देखें, एंगुलर शेप, लोन पेयर, वैसे तो केमिकल बॉन्डिंग अगर आपको आती है तो आप H2O का डाइपोल मोमेंट बता देंगे कि ऊपर की तरफ होता है, नहीं आती तो आप सीख जाएंगे, मैं बताता हूँ। ऊपर की तरफ होता है और इसकी वैल्यू होती है 1.84 डिवाइड, कई जगह 1.85 भी लिखी मिल सकती है। डाइपोल मोमेंट की वैल्यू 1.84 डिवाइड होती है। पोलर मॉलिक्यूल होता है, ये डाइपोल मोमेंट है तो ये कैसा हो गया? एक पोलर मॉलिक्यूल। और इसका जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो बहुत हाई होता है। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के से डिनोट करते हैं, वो बहुत हाई होता है। कितना हाई? एनसीईआरटी कहती है 78.39, 78.4। बाकी जनरल किताबों में आपको 80 से 84 के बीच की वैल्यूज भी मिल सकती हैं, तो वो गलत नहीं मानी जाएंगी। 78.39 हमारी एनसीईआरटी बताती है। बहुत हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। आइए इससे फर्क क्या पड़ेगा? हाई है रहने दो, क्या प्रॉब्लम हो रही है? फर्क ये पड़ता है कि अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डाइलेक्ट्रिक सीखा हो तो वो कहते थे कि किन्हीं भी दो चार्जेस के बीच में अगर कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सपोज F है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो ये डाइलेक्ट्रिक उस इलेक्ट्रिक फील्ड को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड करने के बराबर हो जाता है, यानी कि 1/k कर देता है। तो ये उस फोर्स को 1/78 टाइम्स कर देगा। और अगर ये कोई आयंस थे, सपोज ये Na+ था, Cl- था, आपने जैसे ही इसको पानी में डाला, इनके बीच का अट्रैक्शन 1/78 टाइम्स हो गया और ये आपस में अलग हो गए। इससे ये डिसॉल्व हो जाते हैं और इस कारण पानी कई सारे मॉलिक्यूल्स को डिसॉल्व कर ले जाता है। क्या करता है? डिसॉल्व करा लेता है मेजॉरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स को, डिसॉल्व्स मेजॉरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। किस टाइप के? आयोनिक को, सारे नहीं पर मैक्सिमम आयोनिक कंपाउंड्स को डिसॉल्व कराता है, प्लस पोलर मॉलिक्यूल्स। जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको भी डिसॉल्व कराएगा, क्योंकि ये खुद पोलर है और लाइक डिसॉल्व्स लाइक की थ्योरी कहती है कि अगर आपका सॉल्वेंट पोलर है तो सॉल्यूट भी पोलर होने चाहिए। ठीक है भाई, जो जैसा है वैसा अपने अंदर घोल लेता है। लाइक डिसॉल्व्स लाइक, सिंपल सी थ्योरी है। तो ये मेजॉरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स को डिसॉल्व कराता है जो आयनिक या पोलर हो। इसी वजह से इसको हम लोग यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी बोलते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। क्यों? बहुत चीजों को डिसॉल्व कराता है अपने अंदर, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है क्या? हमारा वाटर। आई होप इतनी सी बातें समझ में आई होंगी। कुछ काम का लगे आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे सीखने के लिए वाटर कैसे एसोसिएट होता है अलग अलग कंपाउंड्स में और बनाता है हाइड्रेटेड कंपाउंड्स। क्या करता है? फॉर्म करता है हाइड्रेटेड कंपाउंड्स को। क्या होते हैं भाई हाइड्रेटेड कंपाउंड्स? पानी का अटैचमेंट हो जाए हम हाइड्रेशन बोलते हैं। कई बार गर्मी थी, बड़ी तेज सूरज चमक रहा था, धूप में बाहर पैदल निकले, थोड़ी देर बाद पसीना इतना निकल आया कि बिल्कुल शर्ट गीली हो गई, चक्कर से आने लगते हैं। कई बार क्या हो जाता है? डिहाइड्रेशन, पानी की कमी। ऐसा ही अभी हम पानी पिए थे, हाँ अब हाइड्रेटेड फील हो रहा है। तो हाइड्रेटेड मतलब पानी अपने अंदर लेना।
तो कई बार कंपाउंड्स अपने अंदर पानी को ले लेते हैं और ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, हाइड्रेटेड कंपाउंड्स। अब वो किस तरीके से पानी उनमें अटैच्ड है उसके बेसिस पर पहले होते हैं कोऑर्डिनेटेड वाटर, उसके अंदर का जो पानी है वो कोऑर्डिनेटेड है। दूसरा क्या होता है भाई, हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर, जो पानी है वो हाइड्रोजन बॉन्डेड है। और तीसरे नंबर पे आते हैं हमारे इंटरस्टिशियल वाटर, इंटरस्टिशियल H2O या इंटरस्टिशियल वाटर। एक एक करके इनके बारे में हम लोग सीखेंगे। कोऑर्डिनेटेड वाटर की अगर सबसे पहले बात करें तो नाम बता रहा है कोऑर्डिनेटेड, सबने नाम सुना है भाई। एक बॉन्ड होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड जिसमें अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनता है, और कुछ इसी तरीके से क्या है, जैसे Cr+3 आयन है, क्रोमियम+3, पानी के मॉलिक्यूल्स इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, इजीली डोनेट कर सकता है अपने इलेक्ट्रॉन्स को, बना लेते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्लास 12th में ज्यादा अच्छे से सीखते हैं। यहाँ पर केवल इसका नाम सीखना है कि ये कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड्स बनाता है। ऐसे करके लिखते हैं स्फीयर के अंदर, ब्रैकेट के अंदर कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं इसको। CrH2O होल 6, ध्यान से देखिए 3 4 5 6 वाटर जुड़े हुए हैं, इस प्रकार से इसको लिखा जाता है। इसकी मेन स्टडी हम लोग कैसे इसका IUPAC नेम लिखा जाता है, इसके स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं सीखते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। आइए दूसरे पे चलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर क्या होता है। हम लोग बचपन से सीखते आते हैं कुछ चीजें, CuSO4.5H2O 8th 9th क्लास में ही पढ़ाया जाता है। इसका नाम होता है भाई ब्लू विट्रियोल, नीले रंग का बड़ा चमकदार क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। और हम लोग कहते हैं अगर इस 5H2O को हटा दिया जाए तो जो एनहाइड्रस यानी बिना पानी का CuSO4 बचता है वो पाउडर्ड होता है, वो क्रिस्टलाइन नहीं है। खूबसूरती ये पानी इसको दे रहा है, इसके क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को मेंटेन कराता है। और तब हम लोग इसको एक नाम दिया करते थे, अगर याद हो, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसको नाम देते थे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 8th क्लास में 9th क्लास में। आइए इसका एक्चुअल चीज सीखते हैं कि है क्या। कुछ इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ये CuH2O का होल 4+2। ध्यान से देखिए तो कुछ इसी तरीके से लिखा है, 4 पानी के मॉलिक्यूल्स, ये 5 में से 4 पानी के मॉलिक्यूल्स कोऑर्डिनेटली बॉन्डेड है। CB मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। SO4-2 इसको न्यूट्रल करने के लिए कॉपर सल्फेट है, और इसके साथ एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हाइड्रोजन बॉन्डेड रहता है जो डॉट के साथ लिखा जाता है। एक मॉलिक्यूल वाटर हाइड्रोजन बॉन्डेड है, Hb यानी हाइड्रोजन बॉन्डेड। तो ये इसके स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में काम आता है, और ब्लू कलर देने में इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का योगदान होता है। इसी वजह से इसका नाम ब्लू विट्रियोल है। अगर पानी ना हो तो केवल CuSO4 डायरेक्टली पाउडर्ड फॉर्म में पाया जाता है और वो ब्लू विट्रियोल नहीं कहलाता। सेम होता है FeSO4.7H2O के साथ। ग्रीन विट्रियोल नाम है, इसमें 6 कोऑर्डिनेटली बॉन्डेड होते हैं और एक वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डेड होता है। ग्रीन विट्रियोल नाम है ZnSO4.5H2O। व्हाइट विट्रियोल नाम होता है। ये सब इतने इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है, सीखना केवल ये था हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर क्या होता है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में मदद करता है। आइए इसको रब करें और फिर सीखें अपना आखिरी वाटर हाइड्रेटेड कंपाउंड्स के अंदर, जिसका नाम है इंटरस्टिशियल वाटर। इंटरस्टिशियल वाटर ये क्या होता है, याद करिए। इंटरस्टिशियल क्या होता था, कोई भी क्रिस्टल लैटिस है, सपोज यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट है, बीच में खाली जो स्पेस होती थी उसको हम लोग कह देते थे इंटरस्टिशियल साइट या इंटरस्टिशियल पॉइंट।
इंटरस्टिशियल साइट कह देते थे। अगर हमारे वाटर के मॉलिक्यूल्स किसी भी लैटिस के अंदर घुस के बैठ जाएं, ऐसे वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या नाम देते हैं? इंटरस्टिशियल वाटर। एग्जाम्पल इसका होता है BaCl2.2H2। ये जो दो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ये BaCl2 की क्रिस्टलाइन लैटिस, सॉलिड स्टेट में आप लोग पढ़ते हैं, उसके अंदर जाके बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से ऐसे वाटर मॉलिक्यूल्स को हम लोग नाम देते हैं इंटरस्टिशियल वाटर। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। आइए इसके बाद थोड़ी सी बात करते हैं अपने अगले ऑक्साइड D2O की। सबसे पहले इसको कंपेयर करेंगे इससे, वाटर से। मॉलिक्यूलर वेट बाई D का 2 होता है, 2 2 4 प्लस ऑक्सीजन का 16 होगा 20, और वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 18। इसकी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ऑफ D2O इज स्ट्रॉन्गर देन H2। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के इसके सारे बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होते हैं। जैसे इसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा थी भाई, याद करिए DDHH। वैसे तो दो बॉन्ड्स के बीच में स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड HH पढ़ाया था, लेकिन DD की बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता था। ये ज्यादा एग्जिस्टेंस नहीं है, मानते नहीं है। इसी तरीके से सारे के सारे बॉन्ड्स D के ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं H से। तो इससे फर्क क्या पड़ता है? सो रिएक्टिविटी ऑफ D2O, देखो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है तो कम हो जाती है H2O से। और इसके अलावा देखिए बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जो इफेक्ट आता है वो ये होता है कि बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट में D2O ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रखने की वजह से, ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉन्ड एनर्जी सब में ज्यादा होता है H2O से। ठीक है, केवल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जनरली और भी एक छोटी मोटी प्रॉपर्टीज हैं, पर हमारी एनसीईआरटी कहती है कि भाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में H2O स्ट्रॉन्ग है D2O से। हाउएवर इसका जहां 78.39 या 4 है, इसकी भी वैल्यू 78 ही होती है, थोड़ी सी ज्यादा है, थोड़ा सा आगे निकल जाता है H2O एज कंपेयर टू D2O। आइए इसके बाद हम लोग सीखते हैं कि D2O बनता कैसे। D2O बनता कैसे? प्रिपरेशन ऑफ D2O। क्योंकि इसमें हाइड्रोजन का हैवी आइसोटोप प्रेजेंट है, तो इसको हम लोग नाम भी दे देते हैं हैवी वाटर। हैवी वाटर नाम दे दिया जाता है D2O को। ठीक है, बनता कैसे? आइए देखें। सबसे पहले ये इसका एग्जिस्टेंस क्या होता है। तो इसका एग्जिस्टेंस कुछ ऐसा होता है कि इन 6000 पार्ट्स ऑफ नॉर्मल वाटर मतलब कहीं से भी आप पानी ले लीजिए, 6000 पार्ट में से उसका एक पार्ट D2O होता है। ठीक है, यानी कि मान लीजिए आपने 6000 लीटर पानी ले लिया, तो उसमें से 1 लीटर उसके अंदर D2O प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब बात आती है बनाते कैसे, प्रिपरेशन मेथड। तो D2O को बनाया जाता है एग्जॉस्टिव, यानी कि एकदम थका देने वाली, बहुत लंबी होती है, बहुत देर तक कराते हैं, या उसी को कह देते हैं प्रोलॉन्ग्ड, यानी बहुत देर तक कराई जाती है। क्या कराते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। बहुत देर तक अगर आप एग्जॉस्टिव इलेक्ट्रोलिसिस कराएं पानी की, तो आपको मिलता है हैवी वाटर। और इससे पहले सीखे कैसे होती है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वी गेट 1 लीटर D2O from approximately 30,000 लीटर नॉर्मल वाटर। यानी जब आप 30,000 लीटर नॉर्मल वाटर लेंगे तब कहीं जाके 1 लीटर मिलेगा। तुम कहोगे ऊपर तो लिखा है 6000 पार्ट में प्रेजेंट होता है। भाई प्रेजेंट है, मिलेगा नहीं उतना पूरा। मिलने की जब बात होगी तो 30,000 लीटर में केवल 1 लीटर तुमको मिल सकता है। तो इन दोनों बातों को मिक्स मत कर देना कि बाद में कहो ऊपर तो ये लिखा है नीचे ये लिखा हुआ है, तुम पागल आगल हो चुके हो क्या? बिल्कुल, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। 6000 पार्ट में ये प्रेजेंस है और ये वो है जो आप उससे एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, दोनों
अलग अलग चीजें हैं। देखो हर इंसान में दिमाग बहुत ज्यादा होता है, पर क्या पूरा का पूरा इस्तेमाल करते हैं? घंटा नहीं करते। तो क्या होता है, उसी तरीके से इसमें से भी आप पूरा एक्सट्रैक्ट या पूरा इस्तेमाल नहीं कर सकते। 30,000 लीटर लोगे तो 1 लीटर मिलेगा। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब देखो होती कैसे है इलेक्ट्रोलिसिस। ऐसा क्या हो रहा है इस इलेक्ट्रोलिसिस में, मान लो पॉजिटिव एनोड, नेगेटिव कैथोड। इसमें कुछ H प्लस आयंस थे, कुछ क्या ज्यादातर H प्लस ही थे। वाटर था तो H प्लस OH माइनस ज्यादा थे, और कुछ थे D प्लस और OD माइनस। H प्लस का मास कुछ कम है, D प्लस का मास कुछ ज्यादा है। कुछ ज्यादा क्या है, जस्ट डबल है। इसकी वजह से जो मोबिलिटी है, यानी मूव करने की प्रॉपर्टी जो है, वो H प्लस की ज्यादा है। उल्टा बना दिया, H प्लस की ज्यादा है भाई D प्लस से। तो क्या होगा, ये पॉजिटिव को नेगेटिव वाला कैथोड अपनी तरफ खींचेगा, कहेगा आओ आओ आओ। तो H प्लस तुरंत भाग भाग के पहुंच जाएंगे, हल्के हैं, मोबिलिटी ज्यादा है, तुरंत पहुंचेंगे। D प्लस बेचारा पहुंच नहीं पाएगा, और कैथोड पे क्या होगा, 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन रिडक्शन हो जाएगा, H2 गैस इवॉल्व हो जाएगी। यहीं पे D प्लस अगर आता तो D2 गैस इवॉल्व हो जाती। ठीक है भाई, लेकिन फिर वही बात है, इसकी मोबिलिटी ज्यादा होने की वजह से ये ज्यादा होती है और ये कुछ कम होती है। कम क्या, बहुत कम होती है। इस वजह अब समझ आया क्यों पूरा नहीं एक्सट्रैक्ट कर पाते, क्योंकि थोड़ी बहुत तो ये रिएक्शन भी होगी ना कैथोड पर यार। तो D2 थोड़ी एस्केप हो जाता है, अपने को 30,000 लीटर में 1,000 मिलता है। ठीक, अब उस बात को भूल जाइए। सेम एनोड पे होता है कि OH माइनस जाकर ऑक्सीडाइज हो जाएगा और आपको ऑक्सीजन प्लस ट्वाइस H2O मिल जाती है। ठीक, हालांकि यहाँ पे भी OD माइनस जाकर आपको D2O देगा, लेकिन वो रिएक्शन फिर से बहुत ज्यादा नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि OD माइनस भी ज्यादा वेट का है, मोबिलिटी उसकी कम होगी। तो इस तरह सारे H प्लस OH माइनस चले जाते हैं, आपको D प्लस और OD माइनस बचते हैं। तो आपके पास जो बचता है वो फाइनली D2O होता है। बहुत लंबे समय तक क्यों कराना पड़ती है, ये सारे H प्लस OH माइनस खत्म हो जाने चाहिए, इस वजह से इसको प्रोलॉन्ग्ड या एग्जॉस्टिव इलेक्ट्रोलिसिस नाम दिया जाता है। आइए इसके बाद D2O के कुछ यूजेस भी समझ लें कि ये 30,000 में 1 लीटर बना रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस में दुनिया भर की बिजली बर्बाद हो रही है, काम भी तो कुछ होना चाहिए। तो 2 काम अपने लिए इंपॉर्टेंट है। पहला, ये एक्ट करता है न्यूट्रॉन मॉडरेटर की तरह इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं वहां हाई स्पीड न्यूट्रॉन्स का इस्तेमाल किया जाता है, और कई बार उनकी स्पीड को कम करने के लिए, स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स को कम करने के लिए, मैनेज करने के लिए, मॉडरेट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, और इस वजह से इसको यूज किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। इसकी प्रॉपर्टी। दूसरा इसका काम होता है बिल्कुल D2 की तरह कि ये एक्ट करता है ट्रेसर इन ऑर्गेनिक रिएक्शंस। ऑर्गेनिक रिएक्शंस में हम अगर D2O को ले लेते हैं तो हमें इतना पता चलने लगता है कि भाई D कहां से ट्रांसफर हो रहा है, कहां से H का ट्रांसफर होना था, वहां D मिल जाता है। तो मालूम पड़ जाता है H कैसे ट्रांसफर हो रहा था, OH कैसे ट्रांसफर हो रहा था। इससे हम लोग मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन को स्टडी कर पाते हैं। ट्रेसर बोलते हैं इसलिए इसको इनऑर्गेनिक रिएक्शन। सेम चीज यानी ड्यूटेरियम पढ़ाते समय भी बताई थी। ठीक है भाई, अब इसके बाद हम लोग सीखेंगे इसकी थोड़ी सी बात है। अभी पढ़ाया था कि इसकी सारी की सारी देखो बिल्कुल वाटर की तरह है, तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम होंगी वाटर जैसी। ऑल केमिकल प्रॉपर्टीज आर सिमिलर टू वाटर। जनरली लगभग सारी केमिकल प्रॉपर्टीज वाटर जैसी ही होती हैं, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि रिएक्टिविटी इसकी कम है। रिएक्टिविटी में D2O कम है। वाटर जल्दी रिएक्ट करता है, D2O को रिएक्ट करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, पर रिएक्शंस होती हैं बिल्कुल सेम टू सेम। फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक में एसिटिलीन बनाने की रिएक्शन होती थी, कैल्शियम कार्बाइड
पानी डाल देते थे, क्या बनता था, CaOH का होल ट्वाइस प्लस C2H2, ठीक है, ये अपने को मिलती थी एसिटिलीन गैस। कुछ मत करो, सेम रिएक्शन कराओ, CaC2 कैल्शियम कार्बाइड, बस इस बार H2 की जगह D2 डालो, क्या मिलेगा, CaOD का होल ट्वाइस प्लस C2D2। बिल्कुल सेम रिएक्शंस होती हैं, कोई भी रिएक्शन ले लीजिए, जहां पे OH आ रहा था वहां OD आ जाएगा, जहां पे H आ रहा था वहां D आ जाएगा, ठीक है भाई। तो बिल्कुल सेम रिएक्शन है, फर्क केवल इतना है कि ये थोड़ी जल्दी हो जाएगी, पानी ज्यादा रिएक्टिव है वाटर, और हैवी वाटर थोड़ा कम रिएक्टिव है, तो इस रिएक्शन में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। चलो भाई, ये बात खत्म होती है प्रॉपर्टीज की। इसके बाद एक प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट चीज हम लोग सीखेंगे जो कहलाती है हार्डनेस ऑफ वाटर। ये क्या चीज होती है? इसके लिए अपने को दो टाइप के वाटर सीखने पड़ते हैं, एक हार्ड वाटर और एक सॉफ्ट वाटर। हार्ड वाटर फिजिकली हार्ड नहीं, तो सोचो पानी हार्ड तक घुसा हमारा हाथ टूट जाएगा, उस टाइप का हार्ड नहीं है। हार्ड वाटर का सिंपल सा मतलब ये होता है, एक प्रैक्टिकल चीज, कि ऐसा वाटर जो साबुन के साथ झाग नहीं देता, डज नॉट फॉर्म लैदर या फोम विद सोप। डिटर्जेंट की बात नहीं है, ध्यान रखना, सोप की बात है। साबुन के साथ ये झाग नहीं देता, क्या होता है, इसे कपड़े नहीं धुल पाते, डिटर्जेंट यूज कर लो, सीखो हार्डनेस ऑफ वाटर क्या होता है, ज्ञान नहीं मांगा है। होता क्या है, हमारे अगर सोप की बात करें तो सोप होता है लॉन्ग चेन फैटी एसिड का सोडियम सॉल्ट, RCOO Na। इसमें अगर हम पानी डालते हैं या इसको पानी में जब घोलते हैं तो क्या हो जाता है, ये RCOO माइनस में टूट जाता है और Na प्लस में। अगर इसको देखो तो ये नेगेटिव पार्ट है, ये पोल है एक, मतलब आयन है, तो ये डिसॉल्व होना चाहता है पानी। ये है एक हाइड्रोफिलिक, हाइड्रो मतलब वाटर, फिलिक मतलब लविंग, हाइड्रोफिलिक पार्ट, और ये लॉन्ग चेन जो कार्बन एटम्स की है ये होती है हाइड्रोफोबिक। और आपको याद आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा कि आपस में ऐसे करके इकट्ठे हो जाते थे, इसके माइनस एंड्स पानी में डिसॉल्व होना चाहते थे और ये वाले नहीं होना चाहते थे, जाके ऑयल स्टेन यानी कि ऑयल के धब्बे जो हमारे कपड़ों पे होते थे उससे चिपक जाते थे, वगैरह वगैरह वाली चीज आती है तो अच्छी बात है, नहीं तो सरफेस केमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ा जाता है। माइसेल का फॉर्मेशन करते थे, और अगर फोम नहीं बनता तो सफाई नहीं हो सकती कपड़ों की, ठीक है भाई। अब मान लो तुम्हारा जो पानी था हार्ड वाटर था, हार्ड वाटर मतलब क्यों नहीं बना रहा था, आओ भाई देखते हैं ये हार्ड वाटर क्यों होता है। तो उसका रीजन है प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम या मैग्नीशियम आयंस। यार इनके होने से क्या फर्क पड़ जाएगा, फर्क देखो, तुम्हारा जो RCOO Na था, अगर आपने उसको ऐसे पानी में डाला जहां कैल्शियम था तो ये क्या होगा, कैल्शियम इसके साथ अपना सॉल्ट बना लेता है, CaRCOO होल ट्वाइस, ये डिसॉल्व नहीं होता पानी में, सफेद रंग का प्रेसिपिटेट यानी कि सॉलिड फॉर्म बना लेता है, स्कम कहते हैं उसको। डालो अब ऐसे साबुन को पानी में, सफेद सफेद टुकड़े से मिलते हैं, स्कम बन जाता है, झाग नहीं मिलता, सफाई नहीं हो पाती, इसको हम लोग कहते हैं हार्ड वाटर। ये ट्रैप कर लेता है इसके सोप को। देखो Na सोप नहीं होता, सोप क्या होता है, ये वाला पोर्शन सफाई में ये काम आता है, ऐसे वाटर को हम लोग कह देते हैं हार्ड वाटर। अब बात करो अगर हार्डनेस की, समझ आए, तो हार्डनेस ऑफ वाटर अभी भी देखा क्या होता था, मैग्नीशियम या कैल्शियम आयन सोप के साथ रिएक्ट करके प्रेसिपिटेट बना लेते थे, स्कम बना लेते थे। अगर टाइप्स ऑफ हार्डनेस की बात करें तो ये दो टाइप की होती है हार्डनेस, फर्दर दो टाइप की मिलती है अपने को, हार्डनेस ऑफ वाटर। पहला टाइप क्या है भाई, टेम्पोररी हार्डनेस है, और दूसरा टाइप क्या है, परमानेंट हार्डनेस। टेम्पोररी हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस। क्या होती है टेम्पोररी और परमानेंट हार्डनेस, आओ देखो।
टेम्पररी हार्डनेस वैसे तो इसका मतलब इसलिए या इसको नाम टेम्पररी इसलिए दिया गया है क्योंकि ये टेम्पररी है, इसको बॉईल कर दो हट जाती है, तो या किसी भी फिजिकल प्रोसेस से हट जाती है। परमानेंट हार्डनेस फिजिकल प्रोसेसेस से नहीं हटती, इसके लिए आपको केमिकल प्रोसेसेस करानी पड़ती हैं। तो टेम्पररी हार्डनेस होती क्यों है, उसका रीजन होता है बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम या मैग्नीशियम। अगर बाइकार्बोनेट सॉल्ट्स हैं तो वो टेम्पररी हार्डनेस पे कंट्रीब्यूट करते हैं, और परमानेंट हार्डनेस के लिए कौन कंट्रीब्यूट करता है, क्लोराइड और सल्फेट सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम या मैग्नीशियम। ठीक है, आयनिक फॉर्म लिखे Ca+2Mg+2। तो टेम्पररी हार्डनेस बाइकार्बोनेट सॉल्ट की वजह से होती है और परमानेंट हार्डनेस क्लोराइड या सल्फेट सॉल्ट की वजह से होती है। अब हार्ड वाटर हमें मिल गया, लेकिन हमारे काम का है नहीं, सोप के साथ काम कर नहीं पा रहा, सफाई नहीं हो रही है, तो हम लोग सीखते हैं इस हार्ड वाटर को सॉफ्ट करना, सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। हार्डनेस हटाते हैं इसमें। देखो हार्डनेस का कारण क्या है, कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होना हार्डनेस का कारण है। यानी कि किसी भी तरह अगर हम पानी के अंदर से कैल्शियम या मैग्नीशियम आयन को हटा दें मतलब अगर आपके लिए पॉसिबल होता कि हम इसको उठा के अलग कर देते तो भी हम हार्डनेस अलग कर सकते थे, या किसी तरह हम इसका कोई प्रेसिपिटेट बना के उसको फिल्टर आउट कर लेंगे तो भी कैल्शियम आयन हट जाएगा। तो किसी भी तरह अगर हम कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस को हटा सकें वो तरीका काम आएगा सॉफ्टनिंग में। तो दो टाइप के थे, परमानेंट और टेम्पररी। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रिमूवल ऑफ टेम्पररी हार्डनेस, रिमूवल ऑफ टेम्पररी हार्डनेस। टेम्पररी हार्डनेस का रिमूवल भाई कैसे होता है, इसका सबसे पहला सबसे सरल तरीका बाय बॉइलिंग लिखूंगा मैं, बाय बॉइलिंग। पानी को बॉईल कर दीजिए भाई, टेम्पररी हार्डनेस चली जाती है। रिएक्शन कुछ ऐसी कहती हैं कि कोई भी बाइकार्बोनेट सॉल्ट हो, कोई भी, यहां तो कैल्शियम मैग्नीशियम का होगा, बाकी कोई भी रहे, उसको जब आप हीट करते हैं तो वो चेंज हो जाता है अपने कार्बोनेट सॉल्ट में और साथ में आपको देता है H2O + CO2। ठीक है, बैलेंस करने पे यहाँ पे 2HCO3- ले लेते हैं, रिएक्शन बैलेंस हो जाती है। तो कोई भी बाइकार्बोनेट हो ऐसी रिएक्शन देता है। हार्ड वाटर में भाई क्या प्रेजेंट है, कैल्शियम या मैग्नीशियम का, मान लीजिए कैल्शियम का है तो CaHCO3 का होल ट्वाइस। आपने पानी को क्या किया, बॉईल कर दिया, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैल्शियम के कार्बोनेट में, प्लस आपको मिलेगा H2O + CO2 गैस। कैल्शियम कार्बोनेट ये एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। ठीक है, अगर याद ना हो तो याद करिए ये मार्बल या लाइमस्टोन होता था, और कोई भी मार्बल पानी में डिसॉल्व नहीं होता। घरों में लोग लगवाते हैं, अगर ऐसा होता धुलाई करते आपका पत्थर गायब हो जाता, नहीं होता। क्यों, क्योंकि मार्बल इनसॉल्युबल है। तो ये जो कैल्शियम आयंस अभी तक पानी में डिसॉल्व होकर हार्ड कर रहे थे उसको, अब वो अलग हो चुके हैं इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, अब वो कोई हार्डनेस कॉज नहीं कर पाएंगे। सबसे आसान सबसे पहला तरीका टेम्पररी हार्डनेस के लिए, साधारण से पानी को बॉईल कर दीजिए। दूसरा तरीका, इसका नाम है क्लार्क्स प्रोसेस। क्लार्क्स प्रोसेस करते क्या है भाई, इसमें रिएक्शन कराते हैं लाइम वाटर से। लाइम वाटर क्या होता है भाई, CaOH का होल ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं, क्या होता है, मान लीजिए आपके पास मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट था। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की आपने रिएक्शन कराई CaOH होल ट्वाइस से। ठीक है, आपको क्या मिला, सबसे पहले आपको कार्बोनेट मिल जाएगा, उसके साथ ही साथ आपको मिलेगा CO2 + H2O। लास्ट टाइम जैसी ही कुछ रिएक्शन होती है, बड़ी सरल सी रिएक्शन है,
कोई कठिनाई इसमें ज्यादा हमें देखने को नहीं मिलती। कार्बोनेट बन जाएंगे, CO2 गैस इवॉल्व होगी, वाटर मिलेगा, और ये होती है आसान सी रिएक्शन। ये है क्या भाई? प्रेसिपिटेट। बढ़िया। अगर यहाँ पे आपने मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को लिया है तो आपको मैग्नीशियम कार्बोनेट प्लस कैल्शियम कार्बोनेट दोनों देखने को मिलेंगे। अगर आप कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लें तो आपको केवल कैल्शियम कार्बोनेट देखने को मिलता है, दोनों इनसॉल्युबल होते हैं। तो ये होती है भाई क्लार्क्स प्रोसेस। आइए क्लार्क्स प्रोसेस के बाद हम लोग अब सीखेंगे कैसे रिमूव करते हैं परमानेंट हार्डनेस को। रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, 3-4 टाइप के मेथड्स हैं, धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। सबसे पहला होता है बाय एडिंग वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा ऐड करके हम रिएक्शन कराते हैं। वॉशिंग सोडा पता है ना क्या होता है? Na2CO3। इस रिएक्शन में होता क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज होती है हमारे लिए। क्यों होती थी भाई परमानेंट हार्डनेस? क्लोराइड या सल्फेट सॉल्ट की वजह से। मान लो कैल्शियम क्लोराइड सॉल्ट था, पानी में डिसॉल्व, आपने इसमें Na2CO3 डाल दिया, वॉशिंग सोडा, क्या मिला आपको? NaCl 2 मोल प्लस कैल्शियम कार्बोनेट। वही बात है, ये प्रेसिपिटेट है, इनसॉल्युबल है, कैल्शियम आयंस को निकाल दिया इसने, कोई भी हार्डनेस अब पानी में नहीं बची। सबसे आसान तरीका क्या है? वॉशिंग सोडा ऐड कर दीजिए अपने हार्ड वाटर में। आइए दूसरा तरीका सीखते हैं परमानेंट हार्डनेस को निकालने का। दूसरा तरीका भी काफी सरल है, नाम होता है कैलगॉन प्रोसेस, या कैलगॉन को यूज करते हैं। ये कैलगॉन क्या चीज है? कैलगॉन कुछ ऐसा होता है, NaPO3 होल 6, नाम होता है सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट। ठीक है, NaPO3 का होल थ्राइस। इसको अगर एक्सपैंड करके लिखें तो कुछ ऐसा आएगा, Na6P6O18। तो कई बार इसको ऐसे भी लिख दिया जाता है। और अगर इसका एक्चुअल फॉर्म में लिखूं जो हम रिएक्शन में यूज करते हैं तो वो मैं आपको दिखाता हूं, कुछ इस टाइप का होगा। Na2 कॉम्प्लेक्स में आएगा Na4PO3 का होल 6, ये होता है हमारा कैलगॉन। Na2Na4PO3 का होल 6। इस कैलगॉन की रिएक्शन जब हम प्रेजेंट किसी भी कैल्शियम के सॉल्ट से कराते हैं, मान लीजिए कैल्शियम क्लोराइड था, परमानेंट हार्डनेस में कंट्रीब्यूट करता हुआ, तो ये कैल्शियम हार्डनेस देने जा रहा होता है। इतने में ये कैलगॉन इससे जाके कहता है ये मैं कर लेता हूं, आप तब तक ड्रीम 11 मतलब आप तब तक इस कैलगॉन के साथ रिएक्शन कर लीजिए। तो होता क्या है, इन 4 सोडियम की जगह 2 कैल्शियम आके बैठ जाते हैं। 4 सोडियम की जगह 2 क्यों है? 4 आने चाहिए? नहीं, सोडियम पे +1 चार्ज होता है जबकि कैल्शियम पे +2 होता है। न्यूट्रल करने के लिए वो 4 हटेंगे, ये 2 आएगा। तो Na2Ca2PO3 का होल 6 प्लस 4NaCl, ये रिएक्शन हो जाती है। और ध्यान से देखिए, हमने कैल्शियम को फंसा लिया, कैल्शियम को ट्रैप कर लिया, किसमें? कॉम्प्लेक्स के अंदर। अब कोई भी कैल्शियम आयन सॉल्यूशन में प्रेजेंट नहीं है, हार्डनेस वाटर की खत्म हो चुकी है। परमानेंट हार्डनेस हटाने का कैलगॉन मेथड, ये जो बना हुआ है इसी का नाम होता है कैलगॉन। ठीक है, कैलगॉन क्यों बोलते हैं भाई? कैल्शियम को हटा देता है, Ca मतलब कैल्शियम गॉन चला जाता है, तो इस वजह से नाम होता है कैलगॉन प्रोसेस। हालांकि ऐसा नहीं है, कैलगॉन इसका नेम है, कैल्शियम को हटा देता है वो अलग बात है। आइए देखिए तीसरा मेथड, क्या नाम है? परम्यूटेट या जियोलाइट प्रोसेस। ये बड़ी अच्छा चीज होती है, प्रैक्टिकली यूज भी इसी को किया जाता है।
जियोलाइट या परम्यूटेट होने क्या है, अगर इसकी बात सीखें तो ये होते हैं कंपाउंड्स विद सिलेक्टिव पोर्स ऑन देयर सरफेस। एक डेफिनेट साइज के पोर्स होते हैं जो कुछ आयंस को ट्रैप करते हैं। पोर्स ऑन सरफेस, इनको कहते हैं हम लोग जियोलाइट्स। और ये कुछ नहीं होते, ये होते हैं केवल एल्यूमिनो सिलिकेट्स, यानी कि एल्यूमिनियम और सिलिका से बने एनायंस जिसमें हम लोग कैटायन को फंसाते हैं, उनको नाम देते हैं परम्यूटेट या जियोलाइट। आइए देखिए कैसे ये रिएक्शन होती है। कुछ ऐसा होता है भाई, Na2Al2Si2O8, ठीक है, .XH2, इसी का नाम होता है परम्यूटेट या जियोलाइट। परम्यूटेट या जियोलाइट इसी का नाम होता है। इसको इतना बड़ा लिखने में लोग पसंद नहीं करते। हम क्या करते हैं, Na को तो Na लिख लेते हैं, Na2, और इतना जो बड़ा सा बवाल बना हुआ है इसको Z लिख देते हैं जियोलाइट के लिए। तो इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं Na2Z। ये प्रेजेंट कैल्शियम के आयन से रिएक्ट करता है और बना लेता है CaZ प्लस Na पॉजिटिव। Na प्लस किसी भी तरह की हार्डनेस पे कंट्रीब्यूट नहीं करता, सोल्यूशन में बना रहे, हमें कोई समस्या नहीं होती। तो ये होती है परम्यूटेट या जियोलाइट प्रोसेस। इंपॉर्टेंट क्या है भाई, परम्यूटेट या जियोलाइट होते क्या है, ये एल्यूमिनो सिलिकेट्स होते हैं। जियोलाइट का मतलब होता है ऐसे कंपाउंड्स जिनमें सरफेस पे सिलेक्टिव पोर्स होते हैं, जो सिलेक्ट करते हैं कि किस साइज का कौन सा आयन आके वहां पे अटैच होकर रिएक्शन करेगा। तो इसको कहते हैं जियोलाइट। कैल्शियम के साथ रिएक्शन नीचे लिखी हुई है। इसके बाद आता है अगला मेथड, और वो है सिंथेटिक रेजिन मेथड। सिंथेटिक रेजिन आयन एक्सचेंज मेथड। आयन एक्सचेंज मेथड। रेजिन्स कुछ नहीं, लॉन्ग चेन कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं और सिंथेटिक बनाए जाते हैं अलग से, कुछ ऐसे जैसे RCOOH। ये क्या होता है, इसको आप मान लीजिए रेजिन है, ये R से हम रेजिन को डिनोट कर दिया पूरा, और H, ठीक है, ये रेजिन हो गया आपका। इसमें देखें तो ये कैटायन फ्री है, H+ वाला। क्योंकि ये कैटायन फ्री है तो ये कैटायन के साथ कोई दूसरा कैटायन फंसाएगा इसको हटा के, तो इसको हम लोग बोलते हैं कैटायन एक्सचेंज रेजिन। ये आपके कैटायन को एक्सचेंज कर लेता है, H+ अपना दे देगा और आपके कैटायन को फंसा लेगा। तो हमें फंसाना किस कैटायन को है, कैल्शियम कैटायन को। तो ये कैल्शियम कैटायन को फंसाने में काम करता है। दूसरा होता है हमारा एनायन एक्सचेंज रेजिन, RNH2OH। ये OH- देगा, किसी और एनायन को अपने में फंसा लेगा। तो हम लोग इस पूरे ग्रुप को R लिख लेते हैं, इसको OH लिख लेते हैं। हम लोग इसको क्या नाम देते हैं, एनायन एक्सचेंज रेजिन। ये क्या करेगा, एनायन को एक्सचेंज करा लेगा, OH- यहां से हटा के किसी और एनायन को अपने पास फंसा लेगा, तो एनायन का एक्सचेंज करा देता है। तो कैटायन एक्सचेंज रेजिन और एनायन एक्सचेंज रेजिन। रेजिन पार्ट ये R वाला है, वो केवल एक्सचेंजिंग आयंस है। आइए देखिए कैसे होती है रिएक्शन। मान लीजिए आपके पास CaCl2 था, ये टूटा, इसने दिया Ca+2 प्लस ट्वाइस Cl-। इसकी रिएक्शन आपने कराई, रिएक्शन क्या करा, इसमें डाल दिया आपने कैटायन एक्सचेंज रेजिन। क्या था भाई, RH। तो क्या हुआ, जब ये एक्सचेंज हो जाएगा आयन, तो क्या मिलेगा आपको, CaR2। ये रेजिन वाला पार्ट है, R केवल इस R को मत समझ लीजिएगा, पूरा रेजिन पार्ट है, COO- वाला, प्लस ट्वाइस H प्लस प्लस ट्वाइस Cl-। देखिए ये सॉफ्ट तो हो गया है, इसने कैल्शियम को फंसा तो लिया है, लेकिन ये जो पानी आपको मिला है इसमें H+ आयंस हैं। H+ आयंस क्या होते हैं, एसिड। H+ HCl बना हुआ एक तरीके का, H+ आयंस हैं, ये एसिडिक वाटर है, पी नहीं सकते आप इसको, अनफिट फॉर ड्रिंकिंग है, सॉफ्ट हो गया, इससे कपड़े धो सकते हैं पर एसिडिक हो गया है।
तो हम लोग क्या करते हैं, इसको फर्दर पास कराते हैं एनायन एक्सचेंज रेजिन से। एनायन एक्सचेंज रेजिन क्या होता है भाई, ROH। अब ये इस Cl माइनस को हटा देता है इससे और आपको मिल जाता है वाटर प्लस ये जो पहले से मिला हुआ था CaR2 प्लस यहाँ पे RCl के फॉर्म में Cl ट्रैप हो जाता है, पानी आपको मिल जाता है। इस तरह से होती है ये पूरी रिएक्शन। और अब देखिए न्यूट्रल वाटर में क्या कोई एसिड इसमें प्रेजेंट नहीं है, ये पानी पीने के लिए बिल्कुल सूटेबल है। अच्छा प्रोसेस होता है। सबसे पहले हम लोग कैटायन एक्सचेंज रेजिन से इसको पास कराते हैं, फिर हम लोग एनायन एक्सचेंज रेजिन से पास कराते हैं, पानी फाइनली ड्रिंकिंग पर्पस के लिए सूटेबल बन जाता है। ये सारी की सारी केमिकल प्रोसेसेस थी। इसके अलावा एक वो प्रोसेस जिसका जिक्र किताबों में तो कम होता है, शायद 5वां ही था, या मैं नंबर नहीं लिखता हूं, जो भी है लास्ट है। सबसे लास्ट तरीका जो हम लोग कॉमन बहुत यूज करते हैं भाई, रिवर्स ऑस्मोसिस, RO, जो हमारे घरों में लगा होता है पानी को प्यूरिफाई करने के लिए, वो सारे ही आयंस को हटाता है और इसीलिए इसको हम लोग डीसैलिनेशन कहते हैं। सारे आयंस हटा देता है, सैलिनिटी हटा देता है, सॉल्ट की प्रेजेंस हटा देता है पानी से। क्या होता है भाई रिवर्स ऑस्मोसिस? एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, इस तरफ हार्ड वाटर होता है, इस तरफ सॉफ्ट वाटर या प्योर वाटर होता है। ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन केवल और केवल सॉल्वेंट को पास होने देती है, सॉल्यूट को नहीं। सॉल्वेंट कौन है भाई यहाँ पे? वाटर सॉल्वेंट है। सॉल्यूट पार्टिकल्स जो आयंस हैं उन्हें पास नहीं होने देती, केवल पानी यहाँ जाता है और हम आउटलेट से इसको निकाल लेते हैं। तो ऐसा हमारा आरओ काम करता है, वो भी हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर बनाता है। तो यहाँ हम लोगों ने हार्डनेस सीखी, टेम्पररी हार्डनेस क्या होती है, परमानेंट हार्डनेस क्या होती है, कैसे टेम्पररी को हटाते हैं, कैसे परमानेंट को हटाते हैं, मेथड सीखे। 4-5 तरीके थे, याद करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार इनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे हमारा वाटर और हेवी वाटर पहले ही हो गया था, तो यह खत्म हो जाता है। लास्ट कंपाउंड ऑफ ऑक्साइड्स बचेगा, हाइड्रोजन परऑक्साइड। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर्स हम लोग अगले वीडियो में करेंगे और ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। एक्सपेक्टेशन है कि आप लोग ये सब पढ़ते रहें, याद रखें, क्योंकि छोटा सा चैप्टर है, याद करेंगे तो आप ही का टाइम सेव होगा। बाकी पढ़ते रहिए, कीप डूइंग हार्ड वर्क।